गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से आप सभी अपना रिस्पॉन्स दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। आज ये आपका एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो कि पेड बैच है, जो आपकी एप्लीकेशन में चलेगा। अभी इसकी डेमो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर इसकी क्या चल रही है? डेमो क्लासेस चल रही है। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। सूरज कुमार गुड इवनिंग। सूरज कुमार वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो ये आपकी YouTube पे क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही, बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं। और अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको इंग्लिश में समस्या होती है, यदि आपको इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत होती है, तो निश्चित रूप से आपको हमसे जुड़ना चाहिए। और मैं आपको आने वाले 6 मंथ्स में, आने वाले 6 महीने में आपको बहुत ही बेहतर इंग्लिश यहां पर आपको प्रिपेयर करवा दूंगा मैं। तो चलो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और आप सभी बच्चे रेगुलर 7 PM पे लाइव आ जाया करें। जितने भी बच्चे लाइव रहते हैं, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, और 7 PM पे लाइव आ जाया करें। श्री पांडे गुड इवनिंग। तो देखो बच्चों, हमने यहां से आपको स्टार्ट किया था कि आखिर ये प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन क्या है, ये बातें हमने आपको सिखा दी थी। यूट्यूब पे आप सभी देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रोनाउन क्या है, ये बातें हमने आपको सिखा दी थी। इसके बाद हमने आपको प्रोनाउन के 10 काइंड्स बताए थे। 10 काइंड्स में से हमने काइंड नंबर 1 यानी पर्सनल प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया क्या होता है। इसके बाद इसके कुछ चार्ट को हमने बताया। पॉजिटिव प्रोनाउन को हमने बताया। फिर इसके बाद हमने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिखाया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। फिर हमने आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिखाया क्या है। फिर इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ये हमने आपको सिखाया। इंडिफरेंट प्रोनाउन क्या है, ये आपको बताया। फिर अगेन ऑल और नन में क्या डिफरेंसेस हैं, ऑल और नन को लेकर के क्या बातें बताई जाती हैं, क्या बातें सिखाई जाती हैं, वो हमने आपको सिखाया। लास्ट में हमने आपको इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस सिखाया था, और ये एग्जाम्पल हमने बताए थे। ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो क्या चीज सीखने वाले हैं? चंद्रकांत सिंह गुड इवनिंग चंद्रकांत। आज जो हम सीखने वाले हैं, वो क्या सीखने वाले हैं कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको कोई भी टॉपिक होगा, जितने भी टॉपिक इंग्लिश में होंगे, आप सभी को कोई, जैसे अभी हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया है, नया बैच है, ये एप्लीकेशन पे चलेगा, पेड बैच होगा बच्चों ये। तो इसमें से हमने आपको पहली बात आपको बताया कि एक होगा बेसिक लेवल, जो कि आज हम लोगों का बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। फिर होगा क्या, एडवांस लेवल, और एडवांस लेवल में हम सारे क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर एडवांस लेवल के बाद आपका क्या होगा, PS यानी प्रैक्टिस सेट होगा। तो टोटल आप 3 तरीके से प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन नहीं, किसी भी टॉपिक को आप 3 टाइप से पढ़ेंगे। एक होगा बेसिक, एक होगा एडवांस, और फिर क्या होगा आपका प्रैक्टिस सेट होगा। 3 टाइप से आप सभी सीखेंगे। अब अगर बात करें हम लोग प्रोनाउन में, 2 प्रोनाउन आपके और भी बचे हुए हैं। एक एम्फैटिक होगा और क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर हम इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, तो इस प्रोनाउन में बहुत ही सुंदर सा डिफरेंस हम सभी सीखेंगे। इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखा जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट को इनको लेकर के कंफ्यूजन होता है कि यार इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है। कंफ्यूजन ये होता है इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस। तो इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंसेस है, आपको ये बात देखनी थी। तो अब आप ये बताएं, इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में अगर हम सभी बातें करें, तो आप ये कहना सर इम्फैटिक वाला वर्ड नाम से ही अपने ओवियस है कि जो इम्फेसाइज करने का काम करेगा। इम्फेसाइज कहने का मतलब ये कि जो बल देने का काम करेगा, यानी अधिकार बताने का काम करेगा, आप उसे इम्फैटिक प्रोनाउन कहिएगा। तो आप कह देना कि इम्फैटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो कि इम्फेसाइज करने का काम करेगा। तो आप कहना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर कैसा होगा, तो आप कहना सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो रिफ्लेक्ट होकर के अगेन सब्जेक्ट के बारे में डिनोट करने का काम करेगा। आपने ये रिफ्लेक्शन वर्ड फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा। ये वही रिफ्लेक्ट है, ये वही रिफ्लेक्ट है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो रिफ्लेक्ट होकर के अगेन ये सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करेगा, आप उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहिएगा। इम्फैटिक प्रोनाउन वो होगा जो इम्फेसाइज करने का काम करेगा। अब केवल इससे तो बात बनती नहीं कि आखिर इनमें यही अंतर है।
थोड़ी सी बात को और भी आप समझने का प्रयास करें। जो एम्फैटिक प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो आप कहना कि पर्सनल प्रोनाउन में, अगर पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग सेल्फ और सेल्फ्स अगर जोड़ दें, आप कहना सर सेल्फ तो हम सिंगुलर में ऐड करेंगे, सेल्फ सिंगुलर में और सेल्फ्स प्लूरल में ऐड करेंगे। तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर हम सभी सेल्फ और सेल्फ्स ऐड कर दें, अगर पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स ऐड कर दें, तो इससे बनने वाला प्रोनाउन कौन सा कहा जाएगा? एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। तो हमने कहा एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो कैसे बनते हैं पहले इस बात को देख लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, यानी परावर्तन होकर के अगेंस्ट सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करेगा। एम्फैटिक प्रोनाउन वो होगा जो एम्फेसाइज करने का काम करेगा, मतलब ये जोर देने या बल देने का काम करेगा। आपको ये बताया गया पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप सभी सेल्फ और सेल्फ्स वर्ड अगर ऐड कर दें, तो इससे बनने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक कहा जाएगा। अब अगर हम सभी पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, तो आप कहना आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब देखो, हमने कहा कि आई सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे? सेल्फ। तो आप क्या लिखेंगे? माई सेल्फ कहेंगे। फिर हमने कहा वी प्लूरल है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे? सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स लिखेंगे। यू सिंगुलर और प्लूरल बोथ है, अगर बोथ है सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इसमें सेल्फ भी ऐड करेंगे और इसमें आप सेल्फ्स भी ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? योर सेल्फ या योर सेल्फ्स ऐड करेंगे। ही आपका सिंगुलर है, इस वजह से आप इसमें सेल्फ ऐड करेंगे, हिमसेल्फ। सी सिंगुलर है, इस वजह से आप इसमें सेल्फ ऐड करेंगे, हर सेल्फ। इट सिंगुलर है, इस वजह से आप इसमें इट में आप सेल्फ ऐड करेंगे। और दे प्लूरल है, इस वजह से आप इसमें क्या ऐड करेंगे? सेल्फ्स ऐड करेंगे। यानी आपको क्या कहा गया कि एम्फैटिक प्रोनाउन वो होगा जो एम्फेसाइज करने का काम करेगा, जो एम्फेसाइज करने का काम करेगा, जो जोर देने का काम करेगा, वो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप सब उसे कहेगा जो रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, यानी क्या कि परावर्तन होकर के अगेंस्ट सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करेगा। अब आपको कहा गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे आखिर बनाए जाते हैं, तो आप ये कह लेना कि अगर पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ वर्ड ऐड कर दिया जाए, तो इससे बनने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो अब कह लेना कि सर ये क्या है? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और यही एम्फैटिक प्रोनाउन है, मतलब आप एक बात कहेंगे सर इनकी फॉर्म जो है वो सेम होती है, इनकी फॉर्म सेम होती है, बट इनका जो फंक्शन है ऐसा नहीं है कि देखने में एक ही लग रहे, एम्फैटिक वही एम्फैटिक है, वही रिफ्लेक्सिव है, तो दोनों एक ही होंगे, ऐसा नहीं है। एम्फैटिक अलग है और रिफ्लेक्सिव अलग है। हाँ, फॉर्म सेम है बट इनका एप्लीकेशन अलग अलग है। तो आप कहना सर फॉर्म सेम है लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है, मतलब आप ये कह लेना कि सर फॉर्म तो सेम है बट इनका फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। इनका फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आपने कहा कि सर इनका फॉर्म सेम है लेकिन फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो अब आपको ये बताएं, इतनी बात समझ में आई। अब ऐसा तो है नहीं केवल एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव केवल इतना ही है, ऐसा करें इनके एग्जांपल्स को समझते हैं तो आपको बेहतर से समझ में आएगा कि आखिर इनमें वास्तविक डिफरेंसेस क्या है। एग्जाम्पल को समझें तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि इनमें वास्तविक डिफरेंसेस क्या है। जैसे समझिएगा, हमने एक सवाल आपके लिए लिखा कि एक सवाल लिखा आई हर्ट हिम, तो आपने ये कहा कि आई हर्ट हिम, मैंने उसे हर्ट किया। अगर आपने किसी को हर्ट किया तो सामने वाला पर्सन किसी न कोई व्यक्ति होगा, या तो आप किसी व्यक्ति को हर्ट करेंगे या तो खुद को हर्ट कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि इस वर्ब का ट्रांजिशन तो होगा। ट्रांजिशन मतलब ये अपना इफेक्ट आगे दौड़ाएगा, अब इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ आएगा, या तो कोई व्यक्ति हर्ट होगा या तो फिर आप खुद हर्ट हो सकते हैं। तो आपने कहा कि सर इसका ट्रांजिशन तो हो रहा है, यानी हिम आपने बना लिया और इसका ट्रांजिशन, इसका इफेक्ट हिम झेलेगा।
इसका प्रभाव, हर्ट होने का प्रभाव कौन झेलेगा? तो आप कह लेना सर इसका प्रभाव कौन झेलेगा? हिम झेलेगा। तो आपने कहा आई हर्ट हिम, यानी इसका प्रभाव हिम झेलेगा, मतलब हिम इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब एक बात आप ये भी जानते हैं सर ये वर्ब है और वर्ब से पहले जो होगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट। अब कहा ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन अगर मैं इसी को इस प्रकार से लिख दूं, आई हर्ट लिख दूं, आई हर्ट लिख दूं, अगर मैं इसी को इस प्रकार से लिख दूं, आई हर्ट लिख दूं, तो अब एक बात बताइएगा, हमने कह दिया कि मैंने हर्ट किया। अब अगर आपने हर्ट किया तो कोई ना कोई हर्ट हुआ होगा। अगर कोई हर्ट नहीं हुआ तो आप कहेंगे मैं खुद हर्ट हुआ। मतलब यह है कि ये अपना प्रभाव तो डालेगा, मतलब इसका ट्रांजिशन आएगा, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहां पर। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सुनना मेरी बात को, अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसी वर्ब के बाद जिसका प्रभाव आगे आए, जिसका इफेक्ट आगे आए और उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कहना सर उसके स्थान पर उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए आप क्या लगा लेना? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लेना। तो आपने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। आपने क्या लगा लिया? आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। तो अब आपने कहा कि सर इसका ये वर्ब का ऑब्जेक्ट था, यानी इस हर्ट का ऑब्जेक्ट इस बार क्या बनेगा? माई सेल्फ बनेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आप कहना सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर एक सवाल हमने आपके लिए और दिया, सुनना। हमने सवाल ये दिया कि आई किल्ड आई स्नेक, मैंने एक स्नेक को जान से मार दिया। अब ये बताइए कि अगर आपने किल किया तो कोई ना कोई तो किल होगा, या तो कोई पर्सन होगा, या तो कोई एनिमल होगा, या तो आप खुद हो सकते हैं। मतलब किल अगर आपने किया तो इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई ना कोई तो इसका प्रभाव झेलने वाला है। तो आपने कहा आई किल्ड आई स्नेक, और इसका जो प्रभाव आएगा वो आगे आएगा। वो क्या आएगा? आगे आएगा। यानी आपने कहा सर इसका ऑब्जेक्ट ये है, आपने कहा इसका ऑब्जेक्ट ये है, मतलब ये क्या है? आपका एक वर्ब है और ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, मतलब सेंटेंस सही है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिख दिया कि आई किल्ड, आई किल्ड, तो मैंने किल किया। अगर किल किया तो कोई ना कोई तो किल हुआ होगा। अब वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो किल होगा। अब आप ये बताएं कि कोई ना कोई अगर किल होगा तो आप ये कहेंगे कि सर इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि आया है नहीं। अगर नहीं आया है तो आप ये कहेंगे कि आई किल्ड, अगर मैंने किल किया तो कोई ना कोई तो किल होगा भैया। तो आप ये कह दीजिए कि सर इसके बाद अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई के अकॉर्डिंग एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिए, और आपने क्या लगा दिया? माई सेल्फ लगा दिया। मतलब ये कि अब ये किल वर्ब का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा उसे आप क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा उसे आप क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। एक सवाल और देखो, फिर हमने सवाल ये लिखा कि राखी एडजस्टेड हर ड्रेस इन द क्लास। राखी एडजस्टेड हर ड्रेस इन द क्लास, यानी राखी ने क्लास में अपने ड्रेस को क्या किया? एडजस्ट किया। अब आप कहेंगे कि भैया किया क्या? तो आप कहेंगे सर एडजस्ट किया। तो एडजस्ट क्या किया? तो आप कहेंगे सर इसका ट्रांजिशन होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये तो प्रेपोजिशन है, अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हर ड्रेस है। लेकिन आप ये बताएं, एक सवाल अगर मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि राखी एडजस्टेड इन द क्लास, अब राखी ने क्लास में एडजस्ट तो किया। अब आप ये बताएं, या तो राखी क्लास में एडजस्ट कर सकती है अपने बाल को, हो सकता है राखी ने क्लास में एडजस्ट किया हो सकता है राखी ने अपने शूज को एडजस्ट किया हो सकता है राखी ने खुद को एडजस्ट किया मतलब एडजस्ट किसी ना किसी को तो प्रभाव डालेगा। हो सकता है टेबल को एडजस्ट किया क्लास में राखी ने, तो मतलब एडजस्ट तो किसी न किसी को एडजस्ट ये करेगा ही।
अब आप ये बताएं कि अगर ये किसी न किसी को एडजस्ट करेगा तो आप ये कह सकते हैं कि सर जिसको ये एडजस्ट करेगा, तो आप कहेंगे सर राखी किसी न किसी को तो एडजस्ट करेगी, मतलब इसका ट्रांजिशन है आगे, इसका प्रभाव आगे है, जो कि लिखा तो गया नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब आप कहेंगे राखी के अकॉर्डिंग आप क्या लगा लेंगे, यहां पर हर सेल्फ लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? हर सेल्फ लगा लेंगे। और जो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा आप कहना सर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो ऑब्जेक्ट का काम करे वो कहना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगेन एक बार देखो आप सभी क्या लिखा गया, हमने कहा इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो आपने कहा इंफेटिक प्रोनाउन वो होगा जो इंफेसाइज करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जो रिफ्लेक्ट डालेगा, मतलब प्रभाव डालेगा किसी पर। अब आपने कहा कि सर रिफ्लेक्शन का जो काम करेगा वो रिफ्लेक्सिव है, और जो इंफेसाइज यानी जोर देना, बल देने का काम करेगा वो इंफेटिक है। फिर आपने कहा पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप सभी सेल्फ और सेल्फ्स अगर जोड़ दे तो इससे बनने वाला प्रोनाउन क्या होगा, इंफेटिक या रिफ्लेक्सिव होगा। सेल्फ सिंगुलर में और सेल्फ प्लूरल में आपने कहा कि ये आपके सभी पर्सनल प्रोनाउन है और इसमें आपने जोड़ दिया सिंगुलर में सेल्फ, प्लूरल में सेल्फ। अच्छा है, अगर आप बात करें तो आप ये बताइए यही रिफ्लेक्सिव और यही इंफेटिक है। आपने कहा कि इनकी फॉर्म तो सेम है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, मतलब इनका कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। इनका फंक्शन अलग अलग है बट इनकी फॉर्म क्या है, सेम है। अब आपने ये कहा कि हमने कहा कि आई हर्ट हिम। अब अगर हर्ट किया तो कोई ना कोई तो हर्ट हुआ होगा, और जो हर्ट हुआ होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर मैंने कहा आई हर्ट, अब ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो ऑब्जेक्ट की ही कमी को पूरा करने के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। मतलब आपने पहली बात समझ ली कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से आप सभी से लिख डालें, फिर आगे चलते हैं। चलो आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स को आप लोग देखो। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स को और आप सभी देखो। तो हमने एक एग्जांपल आपके लिए और भी लिखा कि वी इंजॉयड द पिकनिक। वी इंजॉयड द पिकनिक। हमने क्या एंजॉय किया, पिकनिक एंजॉय किया। हमने क्या एंजॉय किया, तो पिकनिक एंजॉय किया। अब आप हमें ये बताइएगा कि अगर आपने क्या किया, पिकनिक एंजॉय किया, तो अब आप ये कहिएगा कि सर अगर आप देखें यहां पर तो आप ये बताएं कि वी इंजॉयड द पिकनिक। अब आप ये बताइए कि एंजॉय किया हमने, क्या एंजॉय किया, तो आप कहना सर पिकनिक एंजॉय किए। अब आप ये कहना कि एंजॉय तो एक क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब का ट्रांजिशन होगा। अगर इस वर्ब का ट्रांजिशन होगा तो आप ये कहेंगे कि अगर इसका ट्रांजिशन हुआ तो हमने क्या एंजॉय किया, तो आप कहना सर पिकनिक एंजॉय किया, मतलब इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो कहना बात बिल्कुल ठीक है, कहना बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये बताएं कि एक सवाल हमने इस टाइप से लिख दिया कि वी इंजॉयड इन द पिकनिक। हमने पिकनिक में एंजॉय किया। अब आप ये बताएं अगर एंजॉय अगर हमने एंजॉय किया तो किसी न किसी को तो हमने एंजॉय किया होगा। अगर हमने एंजॉय किया तो किसी न किसी को तो हमने एंजॉय किया होगा, और जिसको एंजॉय किया ये उसी का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और जिसको एंजॉय हमने किया ये उसी का क्या बनेगा, तो आप कहना सर ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आप ये बताएं हमने किसे एंजॉय किया, वी इंजॉयड इन द पिकनिक। हमने पिकनिक में एंजॉय किया, लेकिन हमने किसे एंजॉय किया ये बात नहीं दी गई है।
अब ये बताएं, आपने पार्क को एंजॉय किया होगा, आपने किसी व्यक्ति को भी एंजॉय कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं उस व्यक्ति का, या खुद से आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आप ये कहेंगे कि वी एंजॉयड इन द पिकनिक, मतलब आप इस बात को कह देंगे कि वी के अकॉर्डिंग आप यहां पर क्या लगा लेंगे, आर सेल्फ लगा लेंगे। तो हमने कह दिया कि ये अब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। अब और देखो, एक सवाल हमने इस टाइप से लिख दिया कि माई सेल्फ इज सुशील, मैं सुशील हूं। हालांकि देखा जाए तो हम सभी को ये चीज बोलचाल की भाषा में सिखाया जाता है, हम सभी को ये चीज बोलचाल की भाषा में सिखाया जाता है कि अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो आप कहना कि माई सेल्फ इज सुशील, कुछ इस प्रकार से कहना। लेकिन ये कहना गलत है। क्यों गलत है? हालांकि देखा जाए बोलचाल की भाषा में सिखाया जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हो सकता है वो केवल आपका सब्जेक्ट हो सकता, सॉरी वो केवल ऑब्जेक्ट हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये एक वर्ब है और इस वर्ब से पहले जो आया वो सब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब इस सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट नहीं हो सकता तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट आई होगा, और अगर आई होगा तो आई के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे आप, एम लिखेंगे। फिर एक क्वेश्चन और समझो इसी में। तो मतलब एक बात को समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो केवल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। दूसरी बात क्या हमें समझ में आई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। अब और सवाल समझो। एक क्वेश्चन हमने आपको इस प्रकार से लिख दिया, अब आप देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। अब आप ये बताएं माई सेल्फ इज सुशील, आपने ये बात को समझ ली। अब इसके बाद आगे थोड़ा सा समझो। हमने एक सवाल आपके लिए लिख दिया ये कि एक सवाल हमने आपके लिए दिया, आप समझिएगा कि ही कट ही कट he cut himself that tree, he cut himself that tree। अब आप ये बताएं कि हमने कहा ये सवाल सही होगा या गलत होगा, तो आप कहना सर ये सवाल सही नहीं होगा, ये सवाल सही नहीं होगा। इस वजह से सही नहीं होगा क्योंकि कट एक वर्ब है और इस वर्ब का ट्रांजिशन जो है वो दैट ट्री पर है, मतलब इसका ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अगर एक ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट आ गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की तो आवश्यकता है नहीं। मतलब या तो आप इसे यहां से हटा दो, या तो आप इसे यहां से हटा दो, या आप इसे ऐसा करो कि ही के बाद लिख दो। अब अगर आप इसे ही के बाद लिख देते हो तो ये क्या बन जाएगा, तो आप कहना सर ये एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आप कहना इसे एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाएगा। कैसे एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि उस केस में ये ही को एक्सप्लेन करने लगेगा। किसे एक्सप्लेन करने लगेगा, तो आप कहना सर उस केस में ये ही को एक्सप्लेन करने लगेगा और बन क्या जाएगा, आप कहना सर एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाएगा। तो आप ये बताएं ये एम्फैटिक प्रोनाउन, मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन वो होगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने का काम करेगा। तो आप कहना ये कि सर एम्फैटिक प्रोनाउन आप उसे कहेंगे जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने का काम करे, वो एम्फैटिक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होगा जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो आपको इवन इनके बीच में अंतर क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो आखिर इनके बीच में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ऐसा करें कुछ एग्जांपल्स और भी आप सभी देखें। एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए और भी लिखा कि ही हेल्प्ड यू
एंड माई सेल्फ, ही हेल्प्ड यू एंड माई सेल्फ, यानी उसने आपकी और मेरी सहायता की। अब एक बात बताइएगा, हमने कहा ही हेल्प्ड यू एंड माई सेल्फ, अब आप ये बताएं हेल्प का ट्रांजिशन मतलब किसी न किसी तो हेल्प हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये एक वर्ब होगा, वर्ब के बाद जो आया ये ऑब्जेक्ट है, अब ये भी ऑब्जेक्ट है, किसका, हेल्प का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ये देखो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप तब लगा सकते हो जब सब्जेक्ट आपका आई होता, तो आप माई सेल्फ लगा सकते थे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहना अगर सब्जेक्ट मेरा ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ तो हो नहीं सकता। तो अब आप ऐसा करो, या तो आप इसे मी बना दो, या तो आप इसे मी बना दो, या तो आप इसे क्या बना दो, मी बना दो। सोनू ऐसे परेशान हो जाएंगे। या तो आप इसे मी बना दो, या तो आप इसे मी बना दो, या फिर आप ऐसा करो कि यहां पर आप इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दो, क्या, हिमसेल्फ बना दो, ही के अकॉर्डिंग क्या, हिमसेल्फ बना दो। तो हमने कहा या तो मी बना दो, या इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप क्या बना दो, हिमसेल्फ बना दो। तो आप ये बताएं इस टाइप से वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब एक सवाल और समझिएगा, इसका आंसर आप सही बताइएगा। हमने लिखा कि वी, नहीं ऐसा मत लिखिए, ये लिखिए camels ourselves adapt to the hot climate, अब आप ये बताएं, अगर मैं यहां पर और इसके आंसर की बात करें तो क्या लगेगा, जल्दी से बताएं आप सभी। अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो ये अब एरर है। कैसे एरर है कि हमने कहा कि कैमल्स को कहा जाता है डिजर्ट का रेगिस्तान कहा जाता है। आप कहेंगे कैमल्स को डिजर्ट का रेगिस्तान कहा जाता है, तो कैमल्स आर सेल्फ एडॉप्ट टू द हॉट क्लाइमेट, तो कैमल्स को डिजर्ट का रेगिस्तान कहा जाता है। अब आप ये बताएं कि अगर उन्होंने एडॉप्ट किया, अनुकूल बनाया, तो या तो खुद को अनुकूल बनाया या किसी न किसी को बनाएंगे, वो डेफिनेट है ऐसा करेंगे। मतलब इसका ट्रांजिशन आगे हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। अब टू द हॉट क्लाइमेट, तो ये टू का ऑब्जेक्ट है और टू एक प्रेपोजिशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट आप क्या बना सकते हैं, आर सेल्फ बना सकते हैं। लेकिन यहां पर आर सेल्फ भी गलत होगा। अगर आप कहें कि यहां से इसे हटा करके आप यहां पे लिख दो, मतलब इस सेंटेंस को आप गलत कंसीडर करो और आप ऐसा लिखो कि कैमल्स एडॉप्ट ourselves to the hot climate, तो अब आप कहेंगे सर ये भी गलत है। अब आप कहेंगे ये भी गलत है। गलत क्यों है, गलत इस वजह से है कि अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन ही होना चाहिए। मतलब आप ये कहेंगे कि ऐसा करें, आर सेल्फ्स के स्थान पे आप क्या लगा दे, देमसेल्फ्स लगा दे। क्या लगा दे आप, देमसेल्फ्स लगा दे तो सही हो जाएगा। तो आप आर सेल्फ्स के स्थान पर क्या लगा दे, देमसेल्फ्स लगा दें। तो देमसेल्फ्स अगर आपने लगा दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात अब समझ में आ गई तो इसके बाद एक सवाल और देखिएगा। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट का काम करे वो रिफ्लेक्सिव है, जो ऑब्जेक्ट का काम करे आप कहना सर वो क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है। जो ऑब्जेक्ट का काम करे आप कहना सर वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है आपका। एक सवाल और, जैसे मैंने कह दिया कि आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन, मैंने खुद उस सवाल को हल किया। तो आप ये बताएं कि अगर ये आई के बारे में इंट्रोड्यूस, आई को एम्फसाइज करने का काम कर रहा है, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या होगा आपका, एम्फैटिक प्रोनाउन होगा।
तो अगर आपको इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्लियर हुआ, अगर आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्लियर हुआ तो एक बार अगेन आप सभी देख लो और फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने क्या बताया इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस क्या है। तो इम्फेटिक एक एम्फसाइज करने का काम करेगा, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, मतलब परावर्तन होकर के अगेन सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करेगा। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों सेम होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स लगाने से जो प्रोनाउन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक होगा। सेल्फ सिंगुलर में लगेगा, सेल्फ्स किस में लगेगा, प्लूरल में लगेगा। अब आपने पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स लगा करके क्या बना दिया, आपने ये प्रोनाउंस बना दिए, कौन से, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक बना दिए। आपने कहा सर इनकी फॉर्म तो सेम है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक फॉर्म और इम्फेटिक प्रोनाउन वाली फॉर्म तो सेम है, फॉर्म सेम है, बट इनका फंक्शन अलग अलग है, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य अलग अलग है। अब आपने क्या किया, एग्जाम्पल्स दिया, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वाले भी एग्जाम्पल समझ में आ गए तो जल्दी से आप सभी नोट कर लें और एक बार थम्स अप करके बताएं। ऑफलाइन क्लास कहां चलेगी? चंद्रशेखर गोस्वामी जी, ऑफलाइन क्लास चल रही है द स्पीड सिविल लाइंस ब्रांच एंड कर्नलगंज ब्रांच। चलिए, तो आपने इस बात को नोट कर लिया। तो अभी तक आपने ये देखा कि अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के होते हैं 10 काइंड्स, और 10 काइंड्स में आपको हमने सभी काइंड्स आपको बता दिए। अब कौन कौन से हमने आपको बता दिए, अगेन एक बार देख लो आप सभी। काइंड्स की अगर बात की जाए तो हमने आपको 10 काइंड्स बताए, और फर्स्ट क्या आपको समझाया गया, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है। फिर आपको इस बात को समझाया गया कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद आपका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद आपको बताया गया यहां पर, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद बताया गया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद अगर बात की जाए तो आप ये कहें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आपको बताया गया इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेसाइज प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड 9 नंबर इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड 10 नंबर आपको समझाया गया क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तो टोटल आपको जो बताए गए वो प्रोनाउन के आपको 10 काइंड्स बताए गए। अगर आप सभी को ये 10 काइंड, सैल पांडे, गुड इवनिंग सैल, सैल क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ भैया। चलो, प्रैक्टिस बैच इंग्लिश कहाँ चलती भैया? चंद्रशेखर आप केवल जानकारी पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे क्या कहाँ होता है। चले, तो अब आप हमें ये बताइए कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई तो अब देखते हैं इन पे क्वेश्चंस। आपको ये बताया गया बच्चों कि आपको कोई भी टॉपिक होगा वो 3 लेवल में पढ़ाया जाएगा। पहला लेवल होगा किसका, तो आप कहना सर पहला लेवल होगा बेसिक का लेवल, जो हमने कंप्लीट कर दिया है।
दो इसके पहले भी वीडियो है, आप सभी उसे देख लीजिएगा। फिर दूसरा लेवल एडवांस होगा। एडवांस में क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट होंगे, और आखिर कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में एडवांस से पूछे जाते हैं, ये सवाल आपको कराए जाएंगे। फिर अगला जो लेवल होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिस सेट का लेवल होगा, जो कि प्रैक्टिस सेट एडवांस लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको कराए जाएंगे। चलो देखो, अब अगर बात करें हम लोग तो 3 लेवल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या, एडवांस। एडवांस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या है। अब ये देखो, एडवांस में ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। टोटल 60 स्लाइड है, इसमें टोटल 379 क्वेश्चंस है। तो एडवांस में आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या कराए जाएंगे, सॉल्व आपको कराए जाएंगे। एडवांस में सारे क्वेश्चन आपको क्या कराए जाएंगे बच्चों, सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसमें आप सभी को सवाल तो दिख रहा होगा। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पर ये है, क्वेश्चन नंबर 1। हमने कहा एज सुन एज, अब अभी तक आपका बेसिक लेवल कंप्लीट हो गया, यहां से शुरुआत होती है एडवांस लेवल की, ठीक है ना। क्या है कि एज सुन एज हिम सॉ हिज मदर, हिम रैन टू सी एंड एम्ब्रेस्ड सी। अब थोड़ा सा इसका समझो, यहां पर समझने का काम करो। अब आप ये बताएं, छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, देखो वर्ब है। वर्ब से पहले जो आएगा बोलो क्या होगा, तो आप कहना सर सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद जो आएगा बोलो क्या होगा, तो कहना सर ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट होगा आप कहना सर ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब आप ये बताएं कि अगर हम प्रोनाउन सीख रहे हैं और प्रोनाउन की अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें, तो आप कहना सर आई सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी बनेगा। फिर आप कहना कि सर वी सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, तो आप कहना सर ऑब्जेक्टिव केस इसका अस होगा। यू सब्जेक्टिव केस है, देन ऑब्जेक्टिव केस यू। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हमने कहा कि सी सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखना, हर। ही सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखना, हिस, हिम। इट सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखना, इट। फिर दे सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखना, देम लिखना। मतलब आपने इसमें क्या देखा कि यू का जो, और यू और इट का जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है वो दोनों सेम है। यू और इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दोनों सेम है। तो आप कहना सर यू वाला जो वर्ड है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। इसमें एक बात और भी समझ लेना आप सभी, आप ये कहना कि सर प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है भैया, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आप कहना है सर मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमने कहा दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये बताया गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको क्या समझाया गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या समझाया गया आपको कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये आपने देख लिया। प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। और ऑब्जेक्ट किस केस में होगा, तो आप कहना सर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब अगर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
तो अब आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले जो आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो आप ध्यान में रखना, प्रेपोजिशन के बाद जो होगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट किस में होता है, तो आप कहना सर ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो अब आपके ये सवाल रहे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को आप सभी कमेंट करके बताएं आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को कमेंट करके बताएं आंसर क्या बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आप कमेंट करके बताएं आंसर क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं फास्ट। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। आप ये कहिए कि सर एज सुन एज तो आपने लिख लिया, फिर आपने सौ देखा, आप कहना सर सी शॉ शीन होता है। क्या होता है, सी शॉ शीन कहा जाता है। अब सी शॉ शीन कहा जाता है। अब आपने कहा कि सर सौ अगर एक वर्ब है तो वर्ब से पहले जो आएगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। अब आप कहना सर हिम तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, सॉरी वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अब आप कहना कि हिम तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, हिम एक ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट क्या कहा जाता है, ही कहा जाता है। तो आप कहना सर ही होगा। अब ये इस वर्ब का ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब रैन की बात करें तो आप कहना सर रन, रैन और थर्ड फॉर्म अगेन क्या हो जाता है, रन हो जाता है। अब रन क्या है, एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट कहा जाएगा और सब्जेक्ट तो हिम है नहीं, क्या है, ही है। फिर आपने कहा ये सर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट तो सी होता नहीं, सी तो एक सब्जेक्ट होता है। अगर सी एक सब्जेक्ट है तो आप ऐसा कहो कि यहां पर सी नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फिर आपने कहा इम्ब्रेस। अच्छा, इम्ब्रेस कहने का मतलब हग, गले लगाना। इम्ब्रेस कहने का मतलब हग यानी क्या, गले लगाना होता है। और इम्ब्रेस एक क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद जो आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब ये बताया वर्ब का ऑब्जेक्ट, सी तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप कहेंगे सर सी तो एक सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आप कहना हो जाएगा क्या, हर हो जाएगा। अगर यहां पर हर हो जाएगा, आपको ये वाली बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप सभी को क्लियर हो तो एक बार जल्दी से बताएं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं जल्दी से क्या बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं जल्दी से क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक है वर्तिका, बाकी सभी बच्चे आंसर करें, जितने बच्चे लाइव है सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से, फास्ट। जितने बच्चे लाइव हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से बताएं। फॉर आई नथिंग इज इम्पॉसिबल टू डू। मैंने कहा मेरे लिए कोई भी चीज करना असंभव नहीं है, मेरे लिए कोई भी चीज करना असंभव नहीं है, मेरे लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। वर्तिका यादव कह रही क्या होगा, फॉर मी होगा। लवेबल ब्लॉक्स मी। और बच्चे बताएं। ठीक है, नहीं बस क्वेश्चन नंबर 2 का करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझें तो क्या लिखा गया है, तो आप कहें सर फॉर लिखा गया। फॉर एक क्या है, आप कहना सर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आई तो होता नहीं, तो आप कहना सर मी होगा। यानी फॉर मी नथिंग इज इम्पॉसिबल टू डू। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या लिखा गया, लेट अस डू समथिंग स्पेशल दिस दीपावली। अब आप ये बताएं, आपने एक सेंटेंस तो पढ़ा होगा और सेंटेंस कौन सा पढ़ा होगा आपने, इस प्रकार से लेट अस गो, लेट अस प्ले, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो आप ये बताएं आपने क्या पढ़ा कि लेट के बाद क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया। तो आप कहना सर लेट एक वर्ब है जिसका मतलब होगा टू अलाउ, यानी अनुमति देना। लेट एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होगा, अनुमति देना। और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। तो अब क्या कहेंगे कि सर यहां पर लेट एक क्या है, वर्ब है और इस वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब वी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। फिर हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से।
आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा, फास्ट कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा। अंकित यादव मी, अनुरव द्विवेदी मी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बताएं आंसर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फास्ट। इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो मी आ रहा है, बहुत सही है, बहुत सही, सभी का आंसर सही है। अजय विजय साहू 5 का मी, अनुरव द्विवेदी मी, वर्तिका मी, अंकित यादव मी, अनुरव द्विवेदी मी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा यहां पर, मी होगा। समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। अब आप ये बताएं क्वेश्चन क्या लिखा गया, दे वुड नॉट लेट। अब देखो लेट एक क्या है, वर्ब है, लेट एक वर्ब है, और वर्ब के बाद जो आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट तो आई होता नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो मी होता है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, मी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप ये कहना कि सर ही लाफ्ड एट यू एंड आई, तो आप कहना सर एट एक क्या है, प्रेपोजिशन। आपको अभी अभी देखो बताया मैंने, आपको क्या सिखाया कि प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। वर्ब से पहले जो आएगा वो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा ही लाफ्ड एट यू एंड आई। अब आप ये बताएं कि एट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये भी है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये भी है। मतलब ये क्या आप कहेंगे ही लाफ्ड एट यू एंड आई, तो आपने कहा कि एट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। अब ये बताएं ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कहेंगे सर प्रेपोजिशन के बाद जो आया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी आई नहीं क्या, मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू डिसीव दोज विलेजर्स। अगर हिमसेल्फ की बात करें तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी का सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट जरूर होता है। तो आपने कहा कि इज ट्राइंग लिखा गया है, इज ट्राइंग एक वर्ब है और वर्ब का जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट हिमसेल्फ होगा नहीं, तो आप कहना सर सब्जेक्ट तो ही होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। अब देखो यहां से आपको एडवांस लेवल प्रोनाउन स्टार्ट हो गया है। आप सभी को अगर प्रोनाउन पढ़ना है, समझना है, सीखना है तो एक दिन में नहीं हो सकता, धीरे धीरे ये काम हो सकता है। फिर आगे देखिए आप, और आज क्वेश्चन नंबर 8 तक ही मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया, गोपालन एंड माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। गोपालन एंड माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो आप कहेंगे सर ये एक क्या हुआ, वर्ब हुआ। अगर वर्ब हुआ तो वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब का क्या होता है, तो वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट है। अब गोपालन तो सब्जेक्ट सही है, गोपालन सब्जेक्ट सही है, बट माई सेल्फ गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट जरूर बन सकता है। तो माई सेल्फ लगाना गलत है, क्या हो जाना चाहिए, आई हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो क्या लिखा गया, द टीचर स्कोल्डेड आई। अगर स्कोल्ड की बात करें तो स्कोल्ड एक वर्ब है, स्कोल्ड कहने का मतलब डांटना या फटकारना, और स्कोल्ड एक क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। वर्ब से पहले जो आएगा वो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, आई, तो अब गलत है, ये आई तो सब्जेक्ट होता है,
अगर आई सब्जेक्ट होता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाइएगा, मी बनाइएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर आप सभी को ये बात समझ में आई हो तो जल्दी से आप सभी बताएं, फिर इसके बाद आगे चलें। बिल्कुल ठीक है वर्तिका। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बस आज के लिए इतना ही, समय भी हो गया है। तो ये क्लास रेगुलर 7 PM पर लाइव होती है और आप सभी लोग निश्चित रूप से 7 PM पर निश्चित रूप से आए, आप सभी जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी का बहुत फायदा मिलेगा। चलो मिलते हैं कल अगेन अपने टाइम पर वही 7 PM पे। ओके बच्चों, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। 8:30 PM पे प्रैक्टिस बैच लाइव होगा।